हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण। यानी आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिकल से संबंधित है। तो मैंने कहा था कि आपके जो प्रैक्टिकल के अंदर जो तीसरी एक्सरसाइज होती है क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट, उसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? उसकी प्रारंभिक परीक्षण लिखना पड़ेगा, जिसमें अपन लिखते हैं भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके थ्योरी के अंदर है और ये पॉइंट कहाँ लिखने पड़ते हैं? प्रैक्टिकल के अंदर। आपको दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल करके कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला गुण क्या है? भौतिक गुणधर्म। तो पहला हेडिंग हो जाएगा आपका, हम क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुणधर्म या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणधर्म जो होते हैं इनमें हम क्या रखते हैं? इनमें मुख्यतः अपन जैसे भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, क्वथनांक, गलनांक, इन गुणों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इन्हीं गुणों को हम यहाँ पर लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके? पहला पॉइंट हो जाएगा आपके क्या? भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट। तो पहला पॉइंट लेते हैं अपन भौतिक अवस्था। क्या है आपका पहला गुणधर्म? भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट कैसी है? आपको पता है पदार्थ या द्रव्य जो होता है उसकी भौतिक अवस्था को अपन तीन प्रकारों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इनमें से क्या हो सकता है? या तो ठोस होंगे, या द्रव होंगे, या गैस होंगे। तो इसके जो निम्नतर सदस्य होते हैं, यानी माना जाता है कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक के जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? आपके वाष्पशील द्रव होंगे। कैसे होंगे? द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? C1 to C10, C1 to C10 यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के सदस्य किस रूप में आ जाएंगे? आपके द्रव अवस्था में। द्रव या ऐसे लिख सकते हैं आप रंगहीन द्रव, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है इनका। पानी का कैसा कलर होता है? कलरलेस। क्या लिखेंगे? रंगहीन द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और उच्चतर सदस्य, यदि इनसे अगर मान लो अपन कार्बन 10 से अधिक हो जाए तो उच्चतर सदस्य जो होंगे वो होंगे आपके मोम के समान ठोस। क्या लिखेंगे? उच्चतर सदस्य यानी कार्बन 10 से आगे कैसे होंगे? उच्चतर सदस्य आपके मोम समान ठोस, मोम समान ठोस होंगे। तो ये तो हुई इसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें पहला गुणधर्म देखा आपने फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था को हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब दूसरा गुणधर्म क्या है? भौतिक अवस्था के बाद क्या था आपके इसके अंदर? दूसरा गुणधर्म आता है इसके अंदर आपके गंध। क्या आता है? गंध। गंध को अपन क्या कहते हैं? ऑर्डर। गंध को क्या कहते हैं अपन? ऑर्डर। तो इसमें देखो, ये अम्ल है तो कैसी गंध आएगी इसके अंदर? खट्टी गंध आएगी। तो कहा जाता है कार्बन 1 से लेकर के 3 तक के जो सदस्य होते हैं वो बहुत तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। तो सूंघ कर देखते हैं, खट्टी सिरके के जैसे समान गंध। हमने एसीटेट का जब परीक्षण करेंगे तो क्या लिखेंगे? सिरके के समान खट्टी गंध, यानी खट्टी गंध आती है अम्ल के अंदर। या हमने पढ़ा था ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ शुरू होता है? कार्बन 4 से। तो 1 से लेकर 3 तक तो तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, जिसमें एसिटिक एसिड आ गया, सिरका। और कार्बन 4 से लेकर 9 तक के जो सदस्य हैं उनमें आपके सड़े मक्खन के समान गंध, यानी मैंने कहा ना मक्खन जो उसमें अगर खराब हो जाए तो उसमें भी खट्टी गंध आती है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट हो जाएगा। पहला क्या लिखेंगे? C1 से C3 तक के सदस्य
कैसे होते हैं? तीक्ष्ण गंध युक्त। कैसे होते हैं? तीक्ष्ण गंध युक्त। अब देखो एक चीज का ध्यान देना, बच्चों को कहते हैं लैब के अंदर कि कोई केमिकल सूंघ कर देखो, तो आपको डायरेक्ट उसको सूंघना नहीं। क्या तरीका बताया रखा आपको? टेस्ट ट्यूब जो होती है उसको पास में लो, नाक के पास लो और हाथ से अपनी हवा उसकी पास के अंदर लो। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं एसिडिक एसिड बहुत कोई एकदम नाक से सांस लेते हैं खींच से, तो क्या होता है फिर लगता है कि हालत खराब हो गई। ऐसा नहीं हो। तो C1 से C3 तक के जो सदस्य होंगे कैसे होंगे? तीक्ष्ण गंध युक्त होंगे। और कार्बन 4 में क्या चलोगे आपके? ब्यूटेरिक अम्ल। तो कार्बन 4 से लेकर के 9 तक के सदस्य, 9 तक के सदस्य कैसे होंगे? सड़े मक्खन के समान। सड़े मक्खन, बटर, मक्खन के समान गंध युक्त। और अब देखो अभी आपने क्या देखा? उच्चतर सदस्य मोम्स के समान हो जाएंगे। तो उच्चतर सदस्य जो हो जाएंगे वो किस हो जाएंगे? आपके गंधहीन हो जाएंगे। भाई जब ठोस हो गया तो ठोस के अंदर क्या होता है? आकर्षण बल ज्यादा होता है, वाष्पशील कम होंगे। तो क्या लिख सकते हैं? उच्चतर सदस्य कैसे हो जाएंगे आपके? गंधहीन। उच्चतर का मतलब क्या है? 10 से आगे फिर आगे बढ़ जाने पर चलेगा उच्चतर सदस्य ऑर्डरलेस कैसे होंगे? गंधहीन। गंधहीन होते हैं। और आपको जो प्रैक्टिकल मिलेगा, अगर प्रैक्टिकल में आपको देखो, यदि प्रैक्टिकल के अंदर आपको एसिटिक एसिड दे दिया जाए, क्या दिया जाए? एसिटिक एसिड, तो क्या लिखेंगे? सिरके के समान खट्टी गंध। तो आप इसको लिख सकते हो। अगर मान लो एसिटिक एसिड दिया आपको, क्या दिया? एसिटिक अम्ल। क्या सूत्र था एसिटिक अम्ल का? CH3COH। ठीक है। तो इसमें कैसी गंध आएगी? सिरके के समान खट्टी गंध। क्या लिखना आपको? सिरके के समान खट्टी गंध। तीक्ष्ण गंध युक्त होता है, ध्यान रखना है इसको आप। तो ये हुआ आपके एक प्रैक्टिकल संबंधी पॉइंट कि अगर मान लो आपको एसिटिक एसिड दे दिया जाता है तो आपको क्या करना है? उसको जगह क्या लिखना है? सिरके के समान खट्टी गंध युक्त लिखना है उसको। ठीक है। तो ये हुआ आपके 2 पॉइंट हुए अभी, फिजिकल स्टेट हुई और ऑर्डर हुई। अब इसके लेते हैं अपन अगला पॉइंट लेते हैं विलेयता। अगला तीसरा पॉइंट क्या आपका? विलेयता या सोल्युबिलिटी। तो तीसरा पॉइंट शुरू करते हैं हम। विलेयता। तो विलेयता का मतलब क्या है? सोल्युबिलिटी। अब देखो, तो सोल्युबिलिटी अपन मुख्यतः किसके अंदर देखते हैं? सोल्युबिलिटी अपन देखते हैं जल के अंदर। जल के अंदर या कार्बन यौगिक के अंदर देखेंगे। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जिससे जल के अंदर क्या हो जाता है? विलय होता है। अब इसमें भी कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो जल विरोधी भाग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जल विरोधी भाग बढ़ेगा। तो विलेयता क्या होती है? घटना शुरू हो जाएगी। एंड जैसे जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट पेंटेन एंटेन ये जब बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसके अंदर बताया जाता है कि कार्बन की संख्या यदि आपके कम हो, कार्बन की संख्या 1 से 4 तक हो तो जल में विलय होगा, 5 से 6 है तो अल्प विलय, और 6 से अधिक होगा तो अविलय हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? ये विलेयता क्या है? जल में विलय होता है। क्या होता है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं। जल में विलय। अब इसका रीजन क्या है? विलय क्यों है? तो क्या लिखोगे आप? हाइड्रोजन बंध के कारण। किस कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। क्या हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जल के साथ, इसलिए क्या होता है?
जल में विलय हो जाते हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना आपको, मैंने क्या कहा, निम्नतम सदस्य C1 से लेकर के C3 तक के सदस्य जल में विलय, ये क्या होंगे, ये जल में विलय होंगे, ये जल में सोल्यूबल है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मान लो कार्बन संख्या या इसको C4 तक कर दिया जाता है, अगर मान लो अपन कार्बन संख्या ले लें 5 से 6, तो C1 से C4 तक, C1 से C4 तक के जो सदस्य होंगे वो आपके सोल्यूबल हो गए, और C5 से लेकर के 6, यानी अगर मान लो पेंटेनोइक अम्ल है या हेक्सेनोइक अम्ल है, यानी C5 से लेकर के C6 तक के सदस्य क्या होंगे, जल में अल्प विलय, क्या लगेंगे, जल में अल्प विलय, सोल्यूबल नहीं होंगे। और उससे आगे बढ़ा दो, अगला पॉइंट क्या है, उच्चतर सदस्य, यानी C6 से ज्यादा, तो अपन क्या लिखेंगे, उच्चतर सदस्य। भाई कहा था ना मोम के समान ठोस है, तो ठोस क्या होगा, ये विलय नहीं हो पाएंगे फिर, तो उच्चतर सदस्य जल में अविलय होते हैं, क्या होते हैं, अविलय। तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, जल विरोधी भाग या हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ने पर विलयता घटती है। तो क्या लिखेंगे, नोट, क्या लिखेंगे, जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग कौन सा है, बोलो, जल विरोधी भाग है आपके एल्किल समूह कह दो या हाइड्रोकार्बन भाग, क्या लिखेंगे, एल्किल समूह या हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ने पर क्या होगा, विलयता घटती है, सोल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, विलयता घटती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि अगर जल विरोधी भाग यानी एल्किल समूह को बढ़ा रहे हैं अपन, तो विलयता क्या हो जाएगी, विलयता घटती है, कम होगी। तो वापस पॉइंट, जल में क्यों सोल्यूबल है, हाइड्रोजन बंध के कारण, और निम्नतर सदस्य हैं वो जल में विलय हो रहे हैं, जबकि उच्चतर सदस्य क्या हो रहे हैं, पहले विलय, आंशिक विलय या अल्प विलय, और फिर आपके क्या हो जाएंगे, अविलय। अब एल्केनिक अम्ल जो है ये कार्बनिक विलायकों में भी विलय होता है, किसमें होता है, कार्बनिक विलायकों में भी विलय होते हैं। तो क्या लिखेंगे, कार्बनिक विलायक कौन है आपके, बताओ, जैसे बेंजीन है, ईथर है, CCl4 है, ये कार्बनिक विलायकों के अंदर आता है, एल्कोहल भी आता है इसके अंदर, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि इसके अंदर खुद में कार्बन है, तो अपन ने क्या नियम पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, लाइक डू लाइक, यानी समान समान के अंदर घोलता है ना। तो क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बनिक है तो कार्बनिक यौगिकों में विलय हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक विलायकों में विलय। जैसे बताओ कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं, उदाहरण बताओ जल्दी से, तो बेंजीन, ईथर, बेंजीन है, ईथर है, और क्या बताया, CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, एथेनॉल को भी इसके अंदर रखा गया है, वह एल्कोहल लिख दो आप, एल्कोहल।
तो एल्कोहल में एक कारण और हो सकता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके किस में विलय है? कार्बनिक विलायकों के अंदर। अम्ल कार्बनिक अम्ल कार्बनिक विलायकों में विलय, जैसे बेंजीन ईथर और CCl4 व एल्कोहल के अंदर ये विलय हो जाएगा। तो ये अपन ने देखी तीसरी प्रॉपर्टी। क्या है तीसरी प्रॉपर्टी? विलयता या सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो किसके अंदर सोल्यूबल है? एक तो वाटर के अंदर क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि वाटर के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे से आप एल्किल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ाओगे तो विलयता क्या हो जाएगी? सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कार्बनिक सॉल्वेंट लोगे तो भी क्या हो जाएगा? जैसे बेंजीन ईथर, तो इसमें भी ये कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तीसरी प्रॉपर्टी हुई विलयता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपके क्या? क्वथनांक। क्या आता है? क्वथनांक। क्वथनांक को अपन क्या कहते हैं? BP, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ब्लड प्रेशर मत कह देना, ठीक है, बायो के अंदर कह सको, या बॉन्ड पेयर मत कह देना, केमिस्ट्री में कहते हैं ना बॉन्ड पेयर भी। यहाँ BP का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक क्या होता है? देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर क्या होता है कि अणुओं के मध्य संगुणन हो जाता है। क्या जाता है? हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या पाया जाता है? संगुणन। और संगुणन होने के कारण ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाते हैं? द्विलक के रूप में। अतः संगुणन हो जाने से क्या होता है? अणु पास पास में, और जब अणु पास पास में तो उनको उबालने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? अधिक देना पड़ेगा। तो यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का समान अणु भार वाले एल्कोहलों, ईथर व हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। तो कारण क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? संगुणन पाया जाता है। संगुणन से क्या होता है? अणु आपस में पास पास पाया जाता है। एक और प्रॉपर्टी हो जाती है इसके अंदर, जब अणु संगुणित होते हैं तो जो इसका अणु भार है वो लगभग दुगुना प्राप्त होता है। अणु संख्या गुणधर्म, जो आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे सेकंड चैप्टर विलियन के अंदर, उसमें देखा होगा आपने कि अणु संख्या गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो उसमें दो घटनाएं होती हैं, एक तो होता है संगुणन और एक वियोजन। अगर वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, और संगुणन होता तो कणों की संख्या घट जाती है, क्योंकि कण आपस में क्या जुड़ गए। तो यहाँ क्या होता है अभी बताएंगे आपको कि अंतर आणविक, कौन सा? अंतर आणविक यानी अलग अलग अणुओं के मध्य आकर्षण बल बनता है। तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से अणु आपस में जुड़ जाएंगे, और अणुओं के आपस में जुड़ जाने से क्या हो जाएगा? संगुणन हो जाएगा, और संगुणन हो जाने से इनका क्वथनांक क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। जब अणु आपस में जुड़ गए तो उनको उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज्यादा देंगे इन्हें क्वथनांक इंक्रीज हो गया आपका। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल में अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं इनके अणुओं के मध्य कैसा बंध पाया जाता है? क्या नाम बताया मैंने? अंतर या अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। कैसा बंध पाया जाता है? अंतरा आणविक या अंतराणिक बोलते से, अंतराणिक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब देखते हैं अभी कि अलग अलग अणु लेंगे उनके मध्य होगा, तो इसे अपन कहते हैं इंटरमोलिकुलर। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर। तो इंटरसिटी क्या चढ़ती है? इंटरसिटी जो ट्रेन है तो अलग अलग शहरों के मध्य है कि नहीं?
तो वही इंटरसिटी यानी अलग अलग शहरों के मध्य, तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बंध यानी दो अलग अलग अणुओं के मध्य, और इंट्रा यानी अगर अंत होता तो इंट्रा होता, जैसे सिटी बस चलती है आपकी, ठीक है। तो दो अणु बनाते हैं अपन, एक तो बनाते हैं दो अलग अलग अणु लेंगे उनके मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण। जैसे मान लो आपने लिया एसिटिक अम्ल, क्या लिया, जैसे क्या उदाहरण है अपने पास, एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिरका, है ना। क्या सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का, CH3COH। इसका कमेंट करके बताना नाम क्या है, यूपीएससी नाम क्या है, ठीक है। अब देखो इसका अपन फॉर्मूला लेते हैं, तो देखो इसकी अगर अपन संरचना बनाए, अलग अलग दो अणु, अलग अलग अणु लेते हैं, तो जैसे एक संरचना बनाया मैंने अपने C डबल बॉन्ड OH और यहाँ CH3, ये उच्च विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन है। दूसरा अणु इस तरह बना दिया, इसका उल्टा, कैसे, C डबल बॉन्ड O और इसका OH ऊपर रख दिया अपन ने, और यहाँ CH3। तो एसिटिक एसिड कितने अणु है आपके पास में, दो अणु है। अब इन दो अणुओं में क्या होता है, जब आपने पढ़ा, जब हाइड्रोजन किसके मध्य हो, फोन के मध्य हो, किसके मध्य हो, फोन। फोन क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद आया, 11th का टॉपिक है ये, कि जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसे अपन कहते हैं फोन के मध्य हो, तो आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, दो उच्च विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के मध्य, ये वो है ना, इसके मध्य, तो क्या होगा, एक के साथ तो सहसंयोजक बल से जुड़ा होता है और एक के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ जाएगा। यह दुर्बल आकर्षण बल क्या कराएगा, आपका अंतराणिक हाइड्रोजन बंध, जिससे अणु आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी देखो इस हाइड्रोजन को, यहाँ ऑक्सीजन आ गई, यहाँ ऑक्सीजन आ गई, तो क्या हो गया, यहाँ पर दुर्बल हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो गया। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, डायरेक्ट लिख सकते अपन हाइड्रोजन बंध। बाकी ऊपर पूरा लिख रखा है आपके, ये कैसा, इंटर मोलिकुलर, इंट्रा नहीं इंटर, अलग अलग अणुओं के मध्य, तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो गया। इसलिए क्या होता है, संगुणित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, संगुणित। अब संगुणन से क्या प्रभाव पड़ता है, पता चल गया, फोन क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो उच्च विद्युत ऋणात्मक है। संगुणन से एक तो इनका अणुभार दुगुना प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संगुणन के कारण, पहले अणुभार की बात करते हैं और फिर क्वथनांक क्या अपने इसी से टर्म्स निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, संगुणन के कारण किसका, एसिटिक अम्ल का अणुभार 120 प्राप्त होता है, जबकि वास्तविक अणुभार कितना होता है, एक अणु का निकालो, देखो कार्बन का 12, बाद 24 और ऑक्सीजन का 16, एक का तो 32, तो कितना हो गया, जोड़ो 24, 32, और हाइड्रोजन कितनी है, 3, 1, 4, 4, जोड़ो कितना हो गया, 4, 4, 8 और 2, 10, हासिल के 1, 3, 3, 6, 60 होता है। तो अब ये प्राप्त कितना होता है, 120, परंतु वास्तविक अणुभार कितना है, बोलो कितना निकाला अभी हमने, 60 होता है। तो इसका ध्यान रखना कि प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि एथेनोइक अम्ल का अणुभार दुगुना प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि क्या कहेंगे कि दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, अतः इसका एक नहीं दो अणुओं का अणुभार हमको प्राप्त होता है। जबकि एक अणु का हमने देखा, कैसे देखा कि कार्बन कितने हैं, 1, 2, तो 2 कार्बन का 24, ऑक्सीजन कितनी है, 1, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन होने के कारण क्या लिखेंगे अपन, 1 का 16, 2 का 32, और हाइड्रोजन कितनी है, 3 और 1, 4, तो इन्हें इन सबको जोड़ा तो कितना है आपका, 60 आ गया। तो ये हो गया आपके किसका, एथेनोइक अम्ल का अणुभार।
ये संगुणन से देखा। अब क्वथनांक पर भी यही प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक में क्या होता है कि क्या लिखेंगे कि एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्लों में संगुणन होने के कारण इसका क्वथनांक समान अणुभार वाले, किससे, समान अणुभार वाले जैसे एल्कोहल है, इत्र है, हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्वथनांक इनका क्या होगा, अधिक होगा। तो अगला पॉइंट ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों कार्बोक्सिलिक अम्लों में संगुणन, या ऐसे कोई ऐसे भी लिखते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों में, ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोनो या एक कार्बोक्सिलिक अम्लों जिसमें, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में संगुणन होने के कारण इनका बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, इनका बीपी समान अणुभार वाले किस से, समान अणुभार वाले एल्कोहल, इथर, हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। समान अणुभार वाले एल्कोहल, इथर व एल्केनो से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो इसका अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे देखो, जैसे हम क्या लेंगे, समान अणुभार वाले क्या लेंगे, एल्कोहल, इथर और एल्केन, और उनके क्वथनांक के बारे में तुलना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो समान अणुभार वाले अपन अगर मान लो एल्केन, जैसे सबसे पहले तो अपन एक तो कार्बोक्सिल में लेना पड़ेगा, एक ले लेते अपन इसके अंदर आपका एल्कोहल और एक ले लेते एल्केन। तो जैसे एक टेबल के रूप में बना लेंगे इसे, इसके अंदर आपके लिए पहले आपने CH3COOH, एक तो ये, एक लिया हमने एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, और एक लिया हमने एल्केन यानी CH3 CH2 CH2 CH3। देखो इस ये क्या है आपका, ये आपका एथेनोइक अम्ल, क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ये क्या आपका 3 कार्बन है, तो बताओ क्या नाम होता 3 कार्बन का, प्रोपेनॉल। और ये क्या है आपका, एल्केन है, ब्यूटेन। भाई 4 कार्बन तो अपन क्या कहते हैं, 1 2 3 4, तो एल्केन तो ब्यूटेन हो गया। अब इनके अणुभार निकालते हैं अपन, अगर मान लो इन सब के अपन किसकी बात करें, अणुभार की बात करें, तो देखो निकालो, देखो अणुभार निकालो कितना है, कार्बन का कितना है इसका 12 × 2 और प्लस कितने हैं, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 × 2, 16 × 2 और प्लस 4 × 1, निकालो कितना है, बाद में 24, 24 और 32, मैं बताया था आपको 24 और 32 कितना हो गए, बताओ 24 32 और 4, बताया था कितना आएगा, 60 आएगा, कितना होता है इसका 60। इसी प्रकार अगर मान लो प्रोपेनॉल का निकालो, कैसे निकालोगे प्रोपेनॉल का, 3 कार्बन है, इन्हें क्या लिखोगे 12 × 3 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 1, 16 डायरेक्ट 1 से गुणा नहीं कर रहे हैं, और हाइड्रोजन कितनी है 3 2 5 और 2 7 1 8, यानी 8 × 1, तो कितना रहे 24, जोड़ो तो
24 + 16 + 8 कितना हो गया? 8 से 14 4, ये 24 नहीं होगा, कितना होगा? 36, 3 है ना कार्बन, तो कितना हो गया? 12 × 36। अब जोड़ो, 6 दूने 12 और 8 20, हासिल के 2। अब कितना हो गया? जोड़ो, 3 2 5 1 6 60, इसका भी 60 आया, यानी इसका भी अणुभार 60 है, इसका भी 60 है, और इसका निकाल लो। कैसे करोगे? 12 × 4 प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 3 2 5 और 5 10, यानी 10 × 1 कितना हो गया? 12 तो 48, और कितना हो गया बताओ? 48 और 10 58। हाइड्रोजन एक बार और काउंट कर लो इसके अंदर अपन ब्यूटेन का, तो लगभग इसका आता है कितना? 58। मतलब अगर मान लो 60 नहीं है तो पास में भी रख सकते इसको, ठीक है। ये सब लगभग 60 चल रहे तो वो 50 तो 58 लगभग पास में, समान, लगभग समान अणुभार वाला। तो अब इसका अगर मान लो अपन क्या निकालें? क्वथनांक, तो क्वथनांक का जो मान आएगा आपके, ऐसे क्वथनांक कितना आएगा आपके? बहुत चेंज हो जाएगा आपके। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट के मान लिख देते अपन, जैसे इसका आता है आपके 391 केल्विन, इसका आता है 370 केल्विन, और इसका आता है लगभग 309 केल्विन, यानी फर्क इसके अंदर क्या है? कम है। तो ये आपके क्वथनांक का क्रम हो गया। तो अपन एक क्रम कैसे लिख सकते हैं बताओ? क्वथनांक का क्रम सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद कम होगा एल्कोहल का। किसका होगा? एल्कोहल का। और एल्कोहल से कम किसका होगा? क्योंकि इसका कम क्यों? कि इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बंद है, इसमें हाइड्रोजन बंद होते हैं परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम होते हैं। एल्कोहल के बाद आता है जैसे मान लो आपके ईथर, और इन दोनों का लगभग बराबर चलता है एल्केन का। इसके बराबर एल्केन का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो ये देखा हमने क्वथनांक के बारे में कि अणुभार लगभग समान, जैसे इसका निकाला आपने, तो ये आपके जो क्वथनांक है लगभग समान अणुभार वाले अणुओं के में कार्बोक्सिलिक अम्ल का ज्यादा है, एल्कोहल का कम है फर्क कम ही है, पर क्योंकि इसमें एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं परंतु अम्ल की तुलना में कम पाए जाते हैं, और एल्केन और इथल का लगभग समान चलता। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वथनांक का पॉइंट, यानी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी का चौथा पॉइंट देख लिया। अगला पांचवा पॉइंट आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, एमपी, गलनांक, जिसे अपन क्या कहते हैं? गलनांक। पांचवा देखो, गलनांक, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो गलनांक में क्या होता है कि इसमें आपके क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, यानी कार्बन अगर 10 तक है, कार्बन C1 से C10 तक जो है उनमें क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। उसमें अगर विषम संख्या है तो उनका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा, और अगर सम संख्या के कार्बन है तो उनमें क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। इसका रीजन देखते हैं, अभी से बताते हैं आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या बताया गया है? C1 से C10 तक के सदस्यों में, यानी कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 10 तक के सदस्यों में क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। अब देखो ध्यान दो,
इसमें मैंने क्या कहा, दो कंडीशन लगेगी। एक तो होगा अगर आपके विषम संख्या में क्या है, तो इसमें दो कंडीशन, एक तो विषम कार्बन होने पर तो क्या होगा, विषम कार्बन होने पर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसका रीजन देखते हैं पहला। और दूसरा क्या है, बी, सम कार्बन होने पर, सम कार्बन होने पर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक अधिक होगा, अधिक होगा। ये दो पॉइंट लिया अपन। अब जैसे देखो, उदाहरण देखो, जैसे अपन पहले क्या उदाहरण लेते हैं, विषम कार्बन होने पर, यानी मान लो मैं क्या ले रहा हूं, इसके अंदर विषम कार्बन होने पर जैसे मैंने लिया C बराबर 5, यानी कैसा कार्बन है, विषम कार्बन। कितना है, विषम कार्बन। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी बताओ। इसके अपन जब संरचना बनाएंगे तो देखो CH3 CH2 CH3, देखो CH3 CH2 CH2, वापस CH2 और नीचे क्या जाएगा, COH। तो देखो उपरोक्त संरचना में 5 कार्बन है ना, कितने कार्बन है आपके पास में, यहाँ पर 5। तो यहाँ संगन करोगे 1 2 3 4 और 5, अपन को गिनने थे इसलिए कहीं से भी ले सकते हैं। तो उपरोक्त संरचना में आप क्या देख रहे हो कि एक्स किरण विवर्तन से जब इसका अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि मेथिल समूह और कार्बोक्सिल समूह समान दिशा के अंदर क्या है, समान दिशा में। अतः क्रिस्टलीय जालक में ये क्या नहीं हो पाते हैं, बैलेंस नहीं हो पाते, संतुलित नहीं हो पाते हैं, सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। अतः क्या होते हैं, ये आपस में ही क्या रहेंगे, गुथे रहेंगे। ठीक है। जबकि अगर अपन जब सम संख्या में लेंगे, क्या लेंगे, सम संख्या में, तो सम संख्या में लेने पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन विपरीत छोर पर चले जाएंगे, मेथिल अलग रहेगा और कार्बोक्सिलियम अलग समूह में रहेगा। तो जिससे क्या हो जाएगा कि आगे दूसरे अणु से गुथ जाएंगे भाई, ये फ्री, अगली से आगे चेन चलती रहेगी। तो अपन पास में बना लेते हैं, जैसे सम संख्या के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, C बराबर 4 है। कितना है, C बराबर 4 है, यानी कैसी संख्या है, सम संख्या। क्या आएगा, सम संख्या कार्बन। एक ही बात है, सम कार्बन या विषम कार्बन एक ही बात है। अब इसमें 4 कैसे बनाओगे आप देखो, अगर मान लो अपन ऐसे बनाए CH3 CH2 CH2 और आगे वापस COH, तो 4 कार्बन एक नहीं है। तो देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हो रहा है, देखो ये तो मेथिल और यहाँ का मेथिल और कार्बोक्सिल समूह एक ही दिशा में, अतः आगे अन्य अणुओं से नहीं जुड़ता है। जबकि यहाँ क्या होता है, ये CH3 और ये समूह अलग अलग छोर के ऊपर एक दिशा में नहीं है, तो क्या होगा, आगे वाला और अणु से जोड़ लेगा। तो अधिक अणुओं को जोड़ने पर क्या होगा, इनको गलाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, अधिक ताप देना पड़ेगा। तो सम संख्या में होगा तो MP क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि अलग और अन्य छोर के अणु को जोड़ लेगा। जबकि ये दोनों किस तरफ आ रहे हैं, आपके एक ही दिशा में आ रहे हैं। तो आपको देखा कि सम संख्या में मेथिल और कौन समूह है, कार्बोक्सिल समूह, दोनों एक ही दिशा में है। तो एक्स किरण विवर्तन से क्या पाया गया कि ये जो है अणु समायोजित नहीं हो पाते हैं और इसलिए इनमें अंतराणु आकर्षण बल क्या होता है, दुर्बल होता है। तो क्या ले सकते हैं, किससे अध्ययन किया गया, आपके एक्स किरण विवर्तन से। किससे अध्ययन किया गया, तो क्या थ्योरी लिखेंगे अपन, एक्स किरण विवर्तन से यह
देखा गया कि कौन सा मैथिल समूह दिख ही रहा आपको, वह मैथिल समूह व सुयस समूह एक ही दिशा में होने से, एक दिशा में होने से क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में यह समायोजन नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, जिससे एमपी क्या होता है, विषम का क्या होगा, कम होता है, एमपी कम होगा, कम होता है। तो ये आपने देखा एक्स किरण विवर्तन से क्या देखा हमने इसके अंदर कि जब एक्स किरण विवर्तन से ये देखा गया कि मेथिल और कार्बोक्सिलिक समूह, CO समूह एक ही दिशा में होने से क्रिस्टल जालक में यह समायोजन नहीं कर पाते, ठीक है, और जिससे एमपी कम हो जाता है, यानी दूसरे अणु के साथ समाहित नहीं होंगे, छोटे छोटे अणु रहेंगे, आप थोड़ा टेम्परेचर दोगे गल जाएगा। जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, सेम ही चीज यहाँ लिख दोगे, क्या हो जाएगा, एक्स किरण विवर्तन से यह देखा गया है कि मेथिल व CO समूह विपरीत दिशा में, यह अलग इस तरफ है तो यह ऊपर की दिशा में, विपरीत दिशा में होने से क्रिस्टल जालक में समायोजन कर लेते हैं, यानी दूसरे अणु के साथ और जुड़ जाएंगे, और जब जुड़कर बड़ा गुत्था बना देंगे तो उनको गलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा यानी गलाने के लिए टेम्परेचर अधिक, यानी गलनांक क्या हो जाएगा, अधिक होगा। क्या समझ में? तो ये होता है इसके गलनांक बारे में। तो ये कहाँ तक पाया गया ओनली, ये देखो C1 से C10 तक के सदस्यों में क्रमिक परिवर्तन पाया गया, सम विषम सम विषम सम विषम। जबकि ध्यान रखना कार्बन 10 से अधिक अगर सदस्य हो जाए तो उसमें यह क्रमिक परिवर्तन नहीं पाया जाता। तो ये आपके यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके क्या खत्म हुए, भौतिक गुणधर्म खत्म हुए, जिसमें हमने सबसे पहले भौतिक अवस्था, गंध, विलेयता, क्वथनांक और गलनांक को देखा। अब हम लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो शुरू करते हैं अपन, कौन सा गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो अगला हेडिंग हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो ये जो रासायनिक गुण है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, इन रासायनिक गुणों को हम क्या करते हैं, दो प्रकारों में बांटते हैं। किस प्रकारों में बांटते हैं इनको, दो प्रकारों के अंदर इनको बांटा जाता है। तो देखो कौन कौन से गुण हैं इनको देखते हैं अभी। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण लेते हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। इन भागों में बांटते हैं दो भागों के अंदर। एक तो पढ़ेंगे अपन इसके अंदर किसकी अभिक्रिया, एक तो पढ़ेंगे हम इसके अंदर एल्किल समूह की अभिक्रिया, और एक पढ़ेंगे इसके अंदर किसकी, एक समूह पढ़ेंगे अपन इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। तो दो प्रकार की अभिक्रिया देता है ये, कौन कौन सी, पहली जो अभिक्रिया है, पहली अभिक्रिया को अपन कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया है, आपके
एल्किल समूह की अभिक्रिया। तो पहली प्रकार की अभिक्रिया अपन लिखेंगे एल्किल समूह की अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उस अपन लिखेंगे कौन समूह की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। तो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया अपन क्या कहेंगे, दूसरा प्रकार जो होगा उस अपन कहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। अभिक्रियाएं, ठीक है। अब देखो जो कार्बोक्सिलिक समूह की जो अभिक्रिया है इनको हम 3 प्रकारों में और वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने प्रकारों में बांट सकते हैं इनको, पुनः 3 भागों में और इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया जो आती है आपके एक तो आएगी आपके संपूर्ण, क्या लिखेंगे, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे इसके अंदर, पहली कौन सी है, संपूर्ण COH समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है। और दूसरी आएगी COH, ये बंद होता है तो इसमें ये बंद तोड़ना है, बंद विदलन की अभिक्रियाएं, यह अभिक्रियाएं आएगी। और फिर तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे इसमें आप क्या करोगे, इसमें OH बंद विदलन की अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बंद विदलन की अभिक्रिया, विदलन की अभिक्रिया। तो देखो कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसके कितने प्रकार की अभिक्रिया देगा, ये आपके 2 प्रकार की अभिक्रिया देगा। कौन कौन सी बताओ, पहली अभिक्रिया कौन सी है आपके, एल्किल समूह की अभिक्रिया, और दूसरी आपके पास में है कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। देखो एल्किल समूह की अभिक्रिया और संपूर्ण COH समूह की अभिक्रिया। अब तो कार्बोक्सिलिक समूह की जो अभिक्रिया है इसको पुनः अपन कितने प्रकारों में बांटते हैं, 3 प्रकारों में। पहली कौन सी है, संपूर्ण COH समूह की अभिक्रिया, और दूसरी जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसमें CO और OH बंद का टूटे, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH। और यानी अपन एल्कोहल वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे इसके अंदर, PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से, ठीक है, ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें आपको OH बॉन्ड तोड़ना, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, OH। और इनमें धातुओं से अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें केवल हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। पढ़ा हमने कि हम अम्ल जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो जो आपके कार्बोक्सिलिक समूह इसकी 2 प्रकार की अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया को अपन पुनः 3 प्रकारों के अंदर पुनः बांटते हैं। तो हम इसे चाहे तो इनको ABC के रूप में भी लिख सकते हैं। ये जाएगा आपका A, इनका जो नामकरण इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। ये पहली दूसरी हो गई, और ये हो गई आपके इसके अंदर कौन सी, ये A प्रकार की अभिक्रिया, ये B और ये
सी, क्योंकि इनके खुद के अंदर अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं आएगी। तो अब यहां देखो मैंने क्या लिखा, एल्किल समूह की अभिक्रिया, अभिक्रियाएं नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रकार की अभिक्रिया है जिसे हम नाम देते हैं हेल-वोलार्ड-जोलांस्की अभिक्रिया। क्या कहते हैं? हेल-वोलार्ड-जोलांस्की अभिक्रिया। तो अभी इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर आने वाली अभिक्रिया कौन सी है? एक ही अभिक्रिया आती है, कौन सी है? हेल-वोलार्ड-जोलांस्की अभिक्रिया। एक ही अभिक्रिया इसके अंदर आती है। तो मैंने कहा था केमिस्ट्री में अगर आपको अभिक्रियाएं याद करनी है तो आप क्या करोगे, इन अभिक्रियाओं को एक साथ लिख लिया करो। ठीक है, तो इसे जेलिंस्की पहली एल्किल समूह की अभिक्रिया को लेते हैं। तो देखो सबसे पहली कौन सी है इसके अंदर, तो इसको अपन लिख सकते हैं एल्किल समूह की अभिक्रिया। कौन सी? एल्किल समूह की अभिक्रिया, यानी इसमें कार्बोनिल दो कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसमें मैंने क्या बताया आपको, एक ही अभिक्रिया है जिसका नाम क्या है आपके, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। एक ही रिएक्शन है। तो देखो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के अंदर हम जो कार्बोक्सिलिक समूह जो है या कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाता है या हेलोजनीकरण यहाँ पर हो जाता है। और हम जितने ज़्यादा हेलोजन लेंगे सभी अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या नोट करने लायक है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा फास्फोरस की उपस्थिति में किया जाता है। फास्फोरस की उपस्थिति में किया जाता है। अब देखो कैसे, मान लो अपन कोई अभिकर्मक लेते हैं, जैसे हमने अभिकर्मक लिया, आपने RCH2COH, ये आपका कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके ऊपर क्या करा रहे अपन, लाल फास्फोरस की क्रिया कराएं, यानी फास्फोरस की उपस्थिति में, यानी फास्फोरस की उपस्थिति और X2 से क्रिया कराएं। यहाँ जो X है क्या हो सकता है, क्या कहा मैंने, फिर, कल, बार, आई, आंटी। आंटी को नहीं लेना है, एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है, आंटी पुलिस बुला लेती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, परंतु मुख्यतः अपन क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं। क्या लेते हैं मुख्यतः, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि इसका आकार फ्लोरीन का छोटा होता है, विद्युत अधिक होती है, इसकी क्रिया बहुत धीमी होती है। तो यहाँ एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, हेलोजन ग्रुप है ये। अब देखो ध्यान से, तो क्या हुआ, इसकी जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ ये कौन सा कार्बन है आपका, देखो
ये अल्फा कार्बन है, तो इसके हाइड्रोजन हटते जाएंगे, यानी पहले स्टेप में क्या होगा, देखो RCH, आगे C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, आपकी कोई हेलोजन आप यहाँ पर जैसे मान लो XCl या ब्रोमीन कुछ भी जोड़ सकते हो, है ना, क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ सकते हो। और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा आपके HX बाहर निकल गया। एक हाइड्रोजन हटा जाए तो यहाँ पर हेलोजन जुड़ा है, अगले पद में वापस यही क्रिया, अगले पद में किसकी उपस्थिति में, फॉस्फोरस की उपस्थिति में और हेलोजन की उपस्थिति में कराएंगे, तो क्या बाहर निकल जाएगा, वापस HX बाहर निकल जाएगा। और क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद देखो R, और इस कार्बन जो अल्फा कार्बन है इस पर दोनों पर कौन जुड़ जाएगा, हेलोजन। तो क्या जोड़ देंगे, दोनों ऊपर आपने एक X ऊपर एक X नीचे। तो अल्फा हाइड्रोजन, क्या आपने इंपॉर्टेंट ध्यान किया है कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे होता है, हेलोजन द्वारा होता है। तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल यह अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो नोट करने लायक क्या है, नोट मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला बताओ क्या है, HCOOH। तो इसमें अल्फा कार्बन है क्या, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। तो मेथेनोइक अम्ल कौन सी अभिक्रिया नहीं देता है, हेल-वोलार्ड, जेलेंस्की अभिक्रिया नहीं देता है, अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो एक एल्किल समूह की एक ही अभिक्रिया है, वेल-जोलांस की अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट आ जाता है परीक्षा के अंदर कि निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है, वेल-जोलांस की अभिक्रिया। तो आपको थोड़ा सा थ्योरी और मुख्य रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, कि अल्फा हाइड्रोजन हटाते जाओ और अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ते रहो, हेलोजन जोड़ते जाओ। तो आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों को देखा और फिर उसके रासायनिक गुणधर्मों को प्रारंभ किया। आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।